ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट 7। फिजिक्स का यूनिट 7 जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में है बेटे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम 3 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहला चैप्टर यानी हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर 9 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या सॉलिड्स। दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और जो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले आज के हम इस चैप्टर की बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जहां पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है या मैकेनिक्स की बात आती है वहां हम जनरली फोर्सेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटे? फोर्सेस की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सॉलिड बॉडीज के ऊपर लगने वाले फोर्सेस और उसके आने वाले इंपैक्ट्स, इलास्टिसिटी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं। वो डेफिनेशन है बेटे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं बेटे अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी बॉडी है जिसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हम चेंज ना कर सकें, यानी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को हम चेंज ना कर सकें, तो उसे क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, ए बॉडी of which interatomic separation cannot be changed even by using forces is called a rigid body. Is called a rigid body. फोर्सेस लगाकर भी अगर हम किसी बॉडी के इंटर एटॉमिक सेपरेशन को चेंज ना कर सकें तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। वैसे तो बेटे कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती है, कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती है, लेकिन जनरली हम सॉलिड बॉडीज को रिजिड बॉडीज कहते हैं। जनरली हम किसको रिजिड बॉडी कहते हैं? सॉलिड बॉडी को। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दीवार है या ये टेबल है, चेयर है, ये वाटर बॉटल है, इनके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या वो उनके बीच की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी? मान लीजिए जो दीवार है, क्या हम इसके ऊपर फोर्स लगा के इस दीवार को पतला कर सकते हैं? नो सर, जनरली नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा फोर्स भी लगाएंगे तो हो सकता है कि ये टूट जाए, बट नॉर्मली हम देखेंगे कि ये पतली नहीं होगी, दीवार टूट सकती है। Am I right? Yes, sir. तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन अगर हम चेंज ना कर सके, मान लीजिए कोई दो पार्टिकल्स है, कोई भी एक बॉडी है, उसके दो पार्टिकल्स की बात करते हैं, सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं किसी बॉडी के, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद भी इन दोनों के बीच की दूरी मान लो x है और वो x ही रहे, ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कहते हैं। परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई भी नहीं है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि एक भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी है, ऐसी कोई भी बॉडी हम नहीं जानते। इज इट क्लियर? लेकिन नियरली रिजिड बॉडी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नियरली रिजिड बॉडी। नियरली रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? सॉलिड बॉडीज। किसे कहते हैं बेटे? सॉलिड बॉडीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो हो गया हमारे पास रिजिड बॉडी। क्या हो गया? रिजिड बॉडी। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स की। किसकी बात करेंगे अभी? डिफॉर्मिंग फोर्स किसे कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स बेटे उस फोर्स को कहते हैं जो किसी बॉडी की डायमेंशंस को चेंज करने के काम आता है। किसी बॉडी के साइज, शेप, लेंथ, वॉल्यूम, इन सब चीजों को चेंज करे, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है। क्या है? एक स्प्रिंग है। इसके ऊपर एक हम फोर्स लगाएं तो स्प्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा ना? तो हमने इस फोर्स को बोला डिफॉर्मिंग फोर्स। इसे क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? No, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन आप अपने आप लिखेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। इट इज द फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी। इट इज द फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी। अब डायमेंशंस के अंदर कौन कौन आ सकता है बेटे? लेंथ आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, साइज, शेप आ सकता है। एनी डाउट? क्लियर है? इसके बाद एक और डेफिनेशन हम करने वाले हैं, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। अनदर डेफिनेशन इज रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है?
ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये जो फोर्स है ये हमने लगाया और इसकी वजह से इस जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ में डेल्टा एक्स का चेंज आ गया। लेंथ में कितना चेंज आ गया बेटे? डेल्टा एक्स का चेंज आ गया। क्लियर हुआ? तो अगर हम ये वाला फोर्स हटा दें, ये फोर्स, तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? ये स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा ना, ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि ओरिजिनल लेंथ में आ गया। जब ये लेंथ इसका कम हुआ तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी तब तक अपनी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेगी जब तक कि हम उसमें कोई फोर्स ना लगाए। अब ये जो स्प्रिंग है हमने तो यहां से फोर्स हटाया है, लगाया नहीं है। जब फोर्स हटाया है तो स्प्रिंग वापस मूवमेंट क्यों किया? कंप्रेशन क्यों हुआ उसमें? मतलब जो उसका एक्सटेंडेड लेंथ था उसमें कंप्रेशन आने के बाद ओरिजिनल लेंथ पर क्यों पहुंचा? कोई ना कोई फोर्स लगा होगा ना, बिना फोर्स के तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो फोर्स है बेटे रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। जब भी हम किसी बॉडी की डायमेंशंस को चेंज करने के लिए कोई फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कि हमने स्प्रिंग को लेंथ बढ़ाने के लिए फोर्स लगाया, तो जो वर्क डन हुआ, क्या हुआ? वर्क डन। जो एनर्जी हमने यूज की वो वर्क है, वही वर्क उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है बेटे। किस में स्टोर हो जाता है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और जब हम उससे फोर्स हटा लेते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी वापस से स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाता है। और उसी वजह से जो फोर्सेस उस टाइम लग रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्सेस। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो फोर्सेस बॉडी को अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर जाते हैं उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। दीज आर द फोर्सेस व्हिच ब्रिंग द बॉडी इन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस में लेकर आए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन आप लिख लेंगे इन दोनों की? यस सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है इलास्टिक बॉडी और एक हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक बॉडी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे इलास्टिसिटी क्या होता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है इसके नाम से अंदाजा लगा के इलास्टिसिटी क्या है? बोलो बेटे, व्हाट इज इलास्टिसिटी? कोई रफ आइडिया हो, जनरल लाइफ में आपको लगता हो रूटीन में कि ये जो एग्जांपल है ये इलास्टिसिटी का एग्जांपल है। हो सकता है आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन ना पता हो लेकिन एग्जांपल तो पता होगा ही। बोलिए। ओरिजिनल शेप या साइज में कोई बॉडी वापस आने की कोशिश करे, जैसे कि मान लीजिए रबड़ बैंड है। जनरली हम रबड़ बैंड को क्या करते हैं? रबड़ खींचते हैं। रबड़ खींचने के बाद जब हम उसे वापस छोड़ते हैं तो क्या होता है? रबड़ अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है या ओरिजिनल साइज में चला जाता है। तो हम कहते हैं वो इलास्टिक है। क्या है वो? इलास्टिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार जो हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया उसे जब हम एक्सटेंड करके छोड़ते हैं तो वो क्या है? इलास्टिक है। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए कि एक सरिया है। सरिया तो सब बच्चे जानते हैं, लोहे वाला सरिया है, जमीन में एक तरफ से फिक्स है और ऊपर से ओपन है। हम क्या करें? मान लीजिए कि यहाँ पर एक रोड है, रोड या सरिया जो भी हमने बोला, इसको हम इस तरफ खींचते हैं कुछ फोर्स लगा के। कुछ इस तरफ खींचेंगे तो वो इधर आ जाएगा ना, कुछ ऐसी शेप ले लेगा ना। जब हम ये वाला फोर्स हटा देंगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से आया ना? हाँ या ना बोलो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक लकड़ी ले लें, लकड़ी, और उसे फोर्स लगा के ऐसे बेंड कर दे तो वापस जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली वो टूट जाएगी। तो कुछ ऐसी बॉडीज होती है बेटे जिनके ऊपर फोर्स जो लगाते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हटाने के बाद अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश कर रही है या आ रही है तो इसका मतलब वो इलास्टिसिटी शो कर रही है। क्या शो कर रही है बेटे? तो इलास्टिसिटी क्या चीज है? इलास्टिसिटी उस बॉडी का गुण है, विशेषता है, प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रीगेन मतलब वापिस हासिल करना, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। It regains its original size, shape और configuration after removal of deforming force. Deforming force हटाने के बाद में
अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल साइज को, शेप को रीगेन करती है तो हम कहते हैं कि वो कैसी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है। और उसका ये जो गुण है, उसकी ये जो खास बात है, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। एनी डाउट टू एनीबॉडी? सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it regains its original dimensions after removal of deforming force. After removal of deforming force. ये किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल डायमेंशन को, ओरिजिनल साइज को, ओरिजिनल लेंथ को, ओरिजिनल वॉल्यूम को गेन करने की कोशिश करती है। बोलो बच्चे, सब बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है, तो ये होता है बेटे इलास्टिसिटी। और इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं? बोलो शाबाश। इलास्टिक बॉडी वो बॉडी जो ऐसा करने की कोशिश करती है, या जो ऐसा करती है, कोशिश क्या करती है, जो अपने ओरिजिनल साइज को रीगेन कर लेती है, दैट इज इलास्टिक बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम किसी बॉडी को, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद जब वो फोर्स हटा देते हैं, तो अगर वो अपनी ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल डायमेंशंस में वापस आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? क्या है? इलास्टिक बॉडी। ओके, अब देखिए हमारे पास ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस। एक टाइप की वेइंग मशीन है। हम किसी चीज का मास या वेट इससे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, यहाँ हुक में अगर हम कोई वेट हैंग करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जैसे मैंने ये छोड़ा, ये वापस चला गया। यानी आपने ये जो फोर्स लगाया, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। छोड़ने के बाद जो इसे वापस लेकर गया वो क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। और ये बॉडी क्या है? इलास्टिक बॉडी। इसके अंदर का ये जो स्प्रिंग है, ये है सिर्फ इलास्टिक बॉडी, ये पूरी बॉडी इलास्टिक बॉडी नहीं है। इसके अंदर का जो स्प्रिंग है वो क्या है? इलास्टिक बॉडी। क्योंकि वो फोर्स हटाने के बाद में अपने ओरिजिनल साइज को, शेप को क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है किसी को? तो इलास्टिक बॉडी क्या होता है? बॉडी which regains its original size, shape, configuration या dimensions after removal of deforming force is called a elastic body। और elasticity किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी, खास बात। इस बॉडी के अंदर ऐसा गुण है ना बेटे। अब जैसे ये चौक है, इसको हम खींचेंगे तो क्या ये वापस हो जाएगा सही? खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, तो सही नहीं होएगा ना। मान लो कि जैसे मैंने अभी सरिये वाला यहाँ एग्जांपल बताया, इस चौक को अगर मैं ऐसे करके थोड़ा सा इधर थोड़ा फिक्स कर दूं और ऐसे फोर्स लगाऊं तो टूट जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये चौक ऐसे शेप ले लेगा और वापस वो सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हर एक बॉडी के अंदर एक खास बात होती है कि कुछ बॉडी तो इलास्टिक बिहेवियर शो करती है और कुछ बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करती। तो जो इलास्टिक बिहेवियर शो करती है उनके गुण को इलास्टिसिटी बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? और जो शो नहीं करती उनके गुण को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटे? प्लास्टिसिटी। तो अगली मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन लिख लोगे? कैसे लिखोगे? इट इज ए बॉडी विच, अरे लिखना तो अपने आप है, सुनना है। इट इज ए बॉडी विच रीगेन्स मतलब वापिस हासिल करना, इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, साइज, शेप, कॉन्फ़िगरेशन। अकेला डायमेंशन लिखोगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है। It regains its original dimensions। कब रीगेन करेगी बेटे? जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाएगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसे क्या कहेंगे बेटे? इलास्टिक बॉडी। अब अगला है बेटे प्लास्टिसिटी। अगला क्या है? प्लास्टिसिटी। हमने इलास्टिसिटी लिखा है, उसकी जगह अब क्या आ जाएगा? प्लास्टिसिटी क्या है बेटे? अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को रीगेन नहीं करती, कोई बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रीगेन नहीं करती, तो उसके इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उसके इस गुण को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। तो जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, सेम ही डेफिनेशन आ जाएगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट रीगेन। वहां रीगेन था, अब डज नॉट रीगेन नहीं करेगी इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। और ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे? जो प्लास्टिसिटी शो करेगी वैसी बॉडी को क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी। वैसी बॉडी को क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी क्या होती है बेटे?
it is a body which does not regain its original dimensions after removal of deforming force is called plastic body. Elastic body और plastic body का एग्जांपल क्या है बेटे? इलास्टिक बॉडी का क्या एग्जांपल है? स्प्रिंग कह सकते हो, बट स्प्रिंग तो एक शेप है, एक्चुअली इज नॉट ए बॉडी. स्प्रिंग इज ए शेप, है ना. एक्चुअल में वो किससे बना हुआ है? किसी वायर से बना हुआ है, और वायर क्या है? मेटल है. तो जनरली मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर. जनरली मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर. और हम जनरली ना कहें तो बेटर है. सबसे ज्यादा इलास्टिक मेटल्स ही होते हैं. सबसे ज्यादा इलास्टिक क्या होता है? मेटल. आपके दिमाग में रबड़ घूम रहा होगा, है ना. आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सबसे ज्यादा इलास्टिक तो रबड़ होता है. नहीं, एक्चुअल में बेस्ट इलास्टिक मटेरियल है बेटे स्टील. सबसे बेस्ट इलास्टिक मटेरियल क्या है? स्टील. रबड़ जो है वो एक्चुअल में इलास्टिक है ही नहीं, वो इलास्टोमर है. वो क्या है? इलास्टोमर. थोड़ा बाद में चलेंगे. उसे इलास्टिक कह सकते हैं क्योंकि वो इलास्टिक नेचर शो करता है. लेकिन उसमें एक खास बात है. क्या खास बात है? कि जब हम उसको खींचते हैं, छोड़ते हैं, वापस आ जाएगा. खींच कर छोड़ेंगे, वापस आ जाएगा. खींच कर छोड़ेंगे, वापस आ जाएगा. हम थोड़ा और खींचे तो फिर वापस आ जाएगा. थोड़ा और खींचे तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब टूट जाएगा. कहने का मतलब ये है कि जैसे ही उसके वापस आने की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो खत्म होता है, वैसे ही वो टूट जाता है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो गुड इलास्टिक मटेरियल होते हैं बेटे, वो इतनी जल्दी नहीं टूटते. गुड इलास्टिक मटेरियल है वो पहले अपने इलास्टिक बिहेवियर को छोड़ते हैं. पहले अपने इलास्टिक बिहेवियर को छोड़ते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगते हैं. फिर काफी टाइम तक प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, फिर कहीं टूटने की बारी आती है. थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा जब हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे. क्लियर हुआ? चलिए, तो इलास्टिक बॉडीज में कौन है बेटे? जनरली मेटल्स जो है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं. और प्लास्टिक में कौन आ जाता है बेटे? हाँ, जैसे चौक इस बच्चे ने बोला, हम इसकी जगह लिख सकते हैं सेरेमिक्स. क्या लिख सकते हैं? सिरेमिक्स. सिरेमिक्स क्या होता है बेटे? जैसे मिट्टी टाइप के जो भी चीजें बनी होती है, चाहे हमारा कप है, ग्लास है, चौक है, ये सारा जनरली प्लास्टिक में आ जाता है. बोलो मुझे बात समझ आई कि नहीं? एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब कई ऐसे मटेरियल होते हैं बेटे जो इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों के बीच में रहते हैं. इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों के बीच में रहते हैं. तो जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मतलब 100% अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाना, वो परफेक्टली इलास्टिक है. परफेक्टली प्लास्टिक जो 1% भी वापस रीगेन नहीं करते, 1% भी वापस रीगेन नहीं करते. ज्यादातर सेरेमिक्स इस टाइप के अंदर आ जाते हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोनों के बीच में होती हैं, वापस आ भी जाती है लेकिन कुछ कम भी आती है. तो हम कई वर्ड्स यूज करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. तो वो तो 100% शो करेंगे नेचर को. एक होता है पार्शियली इलास्टिक बॉडी, तो फिर पार्शियली प्लास्टिक बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पार्शियली इलास्टिक है उसका बचा हुआ भाग प्लास्टिक है. पार्शियल का मतलब क्या है बेटे? कुछ इलास्टिक होना. कुछ इलास्टिक होना मतलब कुछ इलास्टिक बिहेवियर होना, कुछ प्लास्टिक बिहेवियर होना. अंडरस्टूड और नॉट? तो चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आता है बेटे स्ट्रेस की बात करते हैं. हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रेस की बात करेंगे. अब स्ट्रेस क्या चीज है? आप बच्चों ने पढ़ाई की स्ट्रेस तो नहीं ले रखी ना? नो सर. क्या ये वही स्ट्रेस है जो हम पढ़ने वाले हैं? नो सर. शायद थोड़ी अलग है ना, लेकिन उससे हम सीख सकते हैं, उससे हम सीख सकते हैं. अच्छा ये बताइए, स्ट्रेस हम जो स्ट्रेस लेते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? अंदर से लेते हैं कि बाहर से कहीं से आती है? अंदर से लेते हैं. कारण भले ही बाहर से आता हो, है ना. जैसे बाहर से फिजिक्स वाले सर आए, उन्होंने आते ही आपको टेंशन में ला दिया, है ना. ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो. फिर तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया. क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया. ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन ये वाला स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस नहीं है. ये स्ट्रेस क्या है? इसमें भी कारण, स्ट्रेस का रीजन तो बाहर होगा लेकिन स्ट्रेस अंदर डेवलप होगा. स्ट्रेस कहां डेवलप होगा? अंदर. देखिए कैसे. जैसे मान लीजिए कि ये एक रिजिड सपोर्ट है. रिजिड सपोर्ट मतलब फिक्स, इधर से कोई चीज हम यहाँ हमको ये रोड ले लेते हैं बेटे. क्या ले लेते हैं? एक रोड ले लेते हैं. थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि वीडियो में भी क्लियर दिख जाए. आप बच्चों को भी क्लियर दिख रहा होगा? यस सर.
ये हमने कोई रोड ले लिया, इसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटे, एक फोर्स लगाते हैं F। क्या लगाते हैं, एक फोर्स F लगाते हैं। F फोर्स लगाने की वजह से मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा कम हो गया, यानी इसका लेंथ इतना बढ़ गया डेल्टा L। लेंथ कितना बढ़ गया बेटे, डेल्टा L बढ़ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब जब हमने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो गया ना बेटे। इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो गया ना। वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या कोशिश करेगा कि इसको वापस लेकर जाए। तो इसके अंदर के जो पार्टिकल है वो स्ट्रेस में है। अब किस में है, स्ट्रेस में है। तो इसके अंदर स्ट्रेस का मतलब क्या है कि वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई है, बढ़ गई है। अगर हम फोर्स अंदर की तरफ लगाते तो डिस्टेंस कम हो जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर तो डिस्टेंस बढ़ गया तो पार्टिकल कोशिश करेंगे कि वापस जाए, और अगर डिस्टेंस कम हो गया तो पार्टिकल कोशिश करेंगे कि दूर दूर हो जाए, यानी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाए। तो कितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, कितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ 1 यूनिट एरिया के ऊपर। कितने एरिया के ऊपर बेटे, 1 यूनिट एरिया के ऊपर, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना। डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लगाया आपने, F। तो बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स उल्टी डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? हाँ या ना बोलो। तो जितना आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उतना ही क्या लगा बेटे, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स को FD लिखूं और रीस्टोरिंग फोर्स को FR लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है दोनों बराबर, है दोनों बराबर। कितने एरिया में लग रहे बेटे ये? मान लो कि ये एरिया टोटल था A। कितना टोटल एरिया था, A। तो स्ट्रेस क्या होगा बेटे, रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, रीस्टोरिंग फोर्स टोटल कितना लगा डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना था। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटे, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मींस ऑफ वैल्यू 1, ऑफ वैल्यू 1। मान लेते हैं कि ये वाला यूनिट, ये वाला एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर मान लो F न्यूटन फोर्स लगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना लगा बेटे, F/10। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर आपने लिया और फोर्स लगा F, तो एक पर कितना फोर्स लगेगा बेटे, F/10। दैट इज स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटे, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, एक्टिंग ऑन 1 यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेस। इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन 1 यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को? है तो पूछ लीजिए। इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे, स्ट्रेस बोलेंगे। अब स्ट्रेस का फार्मूला ये है, आप इस डेफिनेशन के बाद में स्ट्रेस का फार्मूला लिखेंगे। ये तो स्ट्रेस की डेफिनेशन है। स्ट्रेस की डेफिनेशन के बाद में क्या लिखेंगे बेटे आप, स्ट्रेस का फार्मूला। क्या फार्मूला है स्ट्रेस का, रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही होगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए ऐसा यूनिट की बात करते हैं। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? यूनिट 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस में डेराइव्ड यूनिट करी थी बेटे क्या? डेराइव्ड यूनिट में स्ट्रेस का फार्मूला करवाया था। क्या वहां आपने याद करा था, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया होता है। यस। क्या वहां यूनिट निकालना सिखाया था आपको? हाँ या ना बोलो। तो बताओ शाबाश, कैसे निकालेंगे यूनिट, बताओ, बोलो कैसे निकालेंगे यूनिट। फोर्स का यूनिट बोलो न्यूटन, एरिया का यूनिट बोलो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस। आगे चलकर हम प्रेशर के टाइम पर पढ़ेंगे कि इसे पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, पास्कल। क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का भी ऐसा यूनिट होता है। किसका ऐसा यूनिट होता है, प्रेशर का। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटे, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस का ऐसा यूनिट बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका सीजीएस यूनिट निकालने की बात करी जाए तो कौन बच्चा बता पाएगा, सीजीएस यूनिट न्यूटन की क्या ले ले बेटे, डायन। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डायन। और मीटर स्क्वायर की क्या ले ले बेटे,
सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना आता होगा? यूनिट 1 के अंदर निकाला था कि नहीं निकाला था? बताओ शाबाश, कैसे निकाले? व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस? जल्दी बताओ, बोलो। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बोलो। m1 L1 एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बोलो। L स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना बेटा एरिया, मास और टाइम 0, L स्क्वायर, L की पावर 2 ऊपर ले जाओ, m1 L1 में से 2 हो जाएंगे, -1 t -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया बेटे? स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m1 L-1 t -2। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ेंगे बेटे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेस के टाइप्स। एक होगा नॉर्मल स्ट्रेस, एक होगा शियर स्ट्रेस यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर क्या होगा? फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगेगा और जो चेंज आएगा डायमेंशंस में वो भी परपेंडिकुलर आएगा। और शियर में क्या होगा? कोई बॉडी शिफ्ट करेगी, बॉडी शिफ्ट करेगी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल लिया था, एक रोड थी, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसकी लेंथ बढ़ गई, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। कैसा डेवलप हो रहा था बेटे? नॉर्मल स्ट्रेस। एक ऐसी बॉडी मान लेते हैं, ऐसी बॉडी मतलब क्यूब या क्यूबॉइड शेप की बॉडी ले ली हमने। अगर इसके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएं तो ये बॉडी ऐसे चली जाएगी ना। नीचे वाला हिस्सा हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। तो ये बॉडी ऐसे आ जाएगी। तो इसमें जो स्ट्रेस लगेगा उसे क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? शियर स्ट्रेस बोलेंगे। तो नॉर्मल भी हमने कल पढ़ेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में और शियर स्ट्रेस के बारे में। टाइप ऑफ स्ट्रेस जो मर्जी हो, उसका यूनिट और डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फार्मूला तो वही रहना है। हाँ या ना बोले? और उसके बाद की क्लास में हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो यानी जब आप अगली क्लास अटेंड करने के लिए आए तो कोशिश करें कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से स्ट्रेस, इसके टाइप्स, स्ट्रेन, इसके टाइप्स, इन सब की एक एडवांस स्टडी या एडवांस रीडिंग करके आए, ताकि जब हम यहाँ पढ़ें तो आप बच्चों को बढ़िया ढंग से समझ आए। बताओ आप आज की क्लास समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है फिर